है उस देश के नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दें। दूसरी बात, अभी तो पीएफआई सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी चुनाव नजदीक आते आते पूरी पिक्चर रिलीज होगी और इस पिक्चर के दौरान आपको कितनी बार देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री की जान को खतरे में बताया जाएगा। ये कोई इस देश में नया नहीं है कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी जान को खतरा बता चुके हैं, चाहे वो पंजाब हो और वो तमाम चुनावी यात्राएं हो, वहां प्रधानमंत्री मोदी अपनी जान को खतरे में बता चुके हैं। तीसरी सबसे बड़ी और अहम बात, पीएफआई के छापे इस समय पर पड़ रहे हैं जब गुजरात का और हिमाचल का चुनाव नजदीक है और हो सकता है कि दिल्ली का भी चुनाव हो जाए और मुंबई का पीएमसी का भी चुनाव हो जाए। सारे ही चुनाव नजदीक हैं और हाल ही में 2024 का प्रधानमंत्री का चुनाव भी नजदीक है, जिसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच देश के नागरिकों को बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि अभी चुनावों के नजदीक आती भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर नकली युद्ध होगा। अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो देश का विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, देश का आईबी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था और तमाम बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी इतने समय से? अगर पीएफआई के लोग अभी एक बार के छापे में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपने देखा है, ठीक है ना? ये 100 जगह पर छापे पड़े हैं, जो भी है दोनों में से एक बात है, ठीक है? तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि ये 100 जगह के छापे में से 10 जगह छापे भी आपने इलेक्शन से, चुनाव से पहले क्यों नहीं मारे? आप कहाँ से काम करेंगे? आपके नेता और मंत्री तो विधानसभा में बैठ के 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि वहां पर नेताजी जो हैं वो विधानसभा में बैठकर 3 पत्ती खेल रहे हैं। जिस प्रदेश के नेता और एमएलए 3 पत्ती खेलने में व्यस्त हो, उस प्रदेश की जनता का काम कौन करेगा? नेताजी, आपने पूरा देश तो जुए की तरह बेच ही दिया है, अब क्या 3 पत्ती खेल के करेंगे? और क्या हमारी किडनियां भी 3 पत्ती के नाम पे दांव पे लगाएंगे? दूसरी बात, पीएफआई के छापे से किसी को दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ये पीएफआई के छापे इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले क्यों नहीं पड़ते हैं? हम भी चाहते हैं देश के अंदर कोई भी आतंकवादी घटना ना हो, हम तो चाहते हैं, क्योंकि मेरे परिवार से खुद आर्मी के अंदर लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी भाई सरहद के ऊपर शहीद ना हो। आप पीएफआई के छापे मारिए, लेकिन चुनावी फायदे के लिए नहीं। जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी चाहे मंदिर में रहे, मस्जिद में रहे, चाहे चर्च में रहे, चाहे गुरुद्वारे में रहे, पहली बात तो ये कि आतंकवादी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जो आप कभी जो है वहाँ पर वो दिखाने लगते हैं, मस्जिदें दिखाने लगते हैं, कभी मदरसे दिखाने लगते हैं। छापे सही तो है भाई, आप एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने सही या गलत की बात नहीं करी है, ठीक है? जो आप इतना हंस के दिखा रही हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बात सही और गलत की नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये पीएफआई के छापे, अगर पीएफआई के लोग इतने समय से देश में रह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी है, तभी तो इतने समय से पीएफआई के लोग रह रहे थे। खतरा है, पता चला ना। अरे भैया, अगर मोदी, सुन लीजिए, अगर देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो हमारी और आपकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो प्रधानमंत्री की जान को अगर इतना ही खतरा है तो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दे कुर्सी। लेकिन उसी की तो जांच हो रही है ना, उसी की तो जांच हो रही है ना। अरे भैया, आज तक किसी जांच का कोई पता नहीं चला। अभी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जो आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या हुआ उनका कोई पता चला? वो आतंकवादी सुन लीजिए, क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या हुआ, किसके दम पर आए, कैसे आए? अगर कोई आतंकवादी देश के अंदर घुसता है तो इसका जिम्मा देश की सरकार को लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जो उनके पास से जो करोड़ों रुपया बरामद हुआ है, ये मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। तो आतंकवाद की कमर अगर टूट गई तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा कहां से आ रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप मुझे। आपको मैं एक बात सीधे तौर पे बता दूं, इस देश के अंदर देशभक्ति एक ऐसी चीज है क्योंकि देश से इस देश का हर एक नागरिक प्यार करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति इस देश से प्यार करता है और ये लोग देश के नाम पर लोगों से वोट बटोरने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी और गंदी आदत है कि अपने वोट पाने के लिए ये देश को खतरे में ला देते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत को डराया जाता है पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान को डराया जाता है भारत के नाम पे। असल में भारत को कभी किसी से कोई डर हुआ ही नहीं है, क्योंकि भारत देश ने तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और भारत देश ने उस समय पर जब ताशकंद समझौता हुआ, भारत देश के प्रधानमंत्री लाहौर कराची तक पाकिस्तान के अंदर घुस गए थे, पाकिस्तान को
लोहे के चने चबा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो पाकिस्तान तो उस समय से हमारे देश से डरता है, जिस समय हमारे पास पे इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हथियार नहीं थे, तब हमने लोहे के चने चबा दिए थे। पाकिस्तान तो उस टाइम पर सुन लीजिए, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री कभी भी वहाँ बिरयानी खाने नहीं गए। और शास्त्री जी हो या देश के कोई और प्रधानमंत्री हो, आज देश के नेताओं की स्थिति इतनी खराब है कि देश के गृह मंत्री जब सभा करते हैं, देश के गृह मंत्री जब रैलियां करते हैं तो उनको खुद कहना पड़ता है कि हम आपको एयरपोर्ट दे रहे हैं, जरा तालियां तो बजा दो। अब इनकी सभाओं में और रैलियों में कोई ताली भी नहीं बजा रहा है, ताली भी खुद कह के बजवा रहे हैं। क्योंकि अरे सुन तो लीजिए ताली बजवाने की गृह मंत्री साहब आपके नेताओं को कोई जरूरत नहीं है और ना आपको कहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पार्टी में एक से एक मदारी हैं और आप जमूरे का खेल दिखवाते ही हैं मीडिया के जरिए। तो ताली तो जनता अपने आप बता देती है आपके खेल को देखकर, ठीक है? तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे अमित शाह जी की बातें, वो मैंने देखा है कितने ध्यान से सुन रहे थे। पूरी कुर्सियां खाली है, 500-500 300-300 रुपए में प्री प्लान लोगों को लाया जाता है। जहाँ शराब बंद हो वहां पर शराब का लालच दिया जाता है, ठीक है ना? तो शराब पिला पिला के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और उसके बाद तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, ये कराया जाता है। आदमी को ये नहीं पता कि किस काम के लिए आया, किसकी रैली में आया। बस 300 रुपए मिल गए या 500 रुपए मिल गए तो बसें भर भर के आके खड़ी हो गई। तो मुझे मत बताइए गृह मंत्री को लोग कितने ध्यान से सुनते हैं और गृह मंत्री कितने सुनने वाली चीजें ये भी पूरे देश को पता है। आज गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई के अंदर अगर प्रेसिडेंट तक की पोस्ट पे जा रहा है तो उसका श्रेय पूरा देश के गृह मंत्री को जाता है। देश की आम जनता का बच्चा क्यों नहीं बनता उस पोस्ट तक? गृह मंत्री के बेटे ने कितने साल क्रिकेट खेला, ये देश का जनता पूछती है। देश की जनता पूछना चाहती है कि उनके बच्चों को तो 10,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही और सड़क पे पकौड़े बेचें। अगर आटे पे आपने जीएसटी लगा दी, बेसन पे आपने जीएसटी लगा दी और अगर पकौड़े तले तो आप उन्हें पकौड़े नहीं तलने देते। सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया और आपका बेटा लाखों करोड़ों रुपया वहां कमा रहा है? वो कैसे कमा रहा है? आपके बेटे को कुछ पता है नहीं? आपके बेटे को देश का तिरंगा पकड़ने में शर्म आती है? आज देश की स्थिति इतनी भयावक हो चुकी है कि एक तरफ विदेशी मुद्रा जो है उसका भंडार गिर रहा है। एक्सपोर्ट मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट हम ना के बराबर करें, एक्सपोर्ट जो है हम वो ना के बराबर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं डॉलर जो है वो बढ़ रहा है और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको बता दूं अभी बहुत सारे पत्रकार हंस भी रहे थे, ठीक है ना, कि एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट जो निकला वो एक्सपर्ट का एक्सपोर्ट नहीं निकला है, ठीक है ना, वो एक्सपर्ट ही था। मैं आपको बता दूं जितने भी एक्सपर्ट हैं और जितने भी जानकार लोग हैं उन्हों को यह कहना है कि भारत देश की स्थिति बहुत भयावक होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा का भंडार जो है वो गिरता जा रहा है और आपको बता दूं एक्सपोर्ट जो है वो हम ना के बराबर कर रहे हैं, जिसके कारण भारत देश का रुपया जो है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना कि डॉलर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत देश का रुपया नीचे गिरता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फुर्सत ही नहीं है कि वो भारत देश के डॉलर और रुपये पे चर्चा करें। ये चर्चा वो जब किया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज वो इन सब चीजों पर चर्चा करते ही नहीं है। दूसरी बात यह कि आपको बता दूं कि एक भाजपा के नेता हैं जिन्होंने एक युवती के साथ कार में किस प्रकार की घटना की है वो पूरे देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। अंकिता मर्डर केस से लेकर तमाम मर्डर केस में, सिर्फ ये अंकिता मर्डर केस आपको पता होगा उत्तराखंड वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी इतना करती है कि अपनी पार्टी के नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर देती है। अरे हर कोई गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, चोरी, डकैती, देश को खतरे में लेके आने वाले, देश के अंदर हिंदू मुसलमान की घटना करने वाले, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बरगलाने वाले, ये सारे लोग आपकी पार्टी के ही क्यों होते हैं? आपने ये पार्टी का संगठन खोल रखा है या कोई ये आतंकवादी का, गैंगस्टर का संगठन चल रहा है? ये बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात की तो आपको मोदी जी का बयान भी याद होगा, उन्होंने कहा है हिंदुओं को किससे लड़ना चाहिए और मुस्लिमों को किससे लड़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदुओं को और मुस्लिमों को मैं बताता हूं किससे लड़ना चाहिए। देश के हिंदू और मुस्लिमों को एक होके बेरोजगारी से, महंगाई से लड़ना चाहिए, ठीक है ना, कि आपस में लड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो जगह जगह जो छापे हो रहे हैं, और दूसरी बात छापे काहे बात के करवा रहे हैं आपके बीजेपी के आरएसएस वाले लोग तो मदरसों में खुद जा रहे हैं, मोहन भागवत खुद मदरसों में जा रहे हैं, तो काहे बात के छापे, काहे बात का ड्रामा। सुन लीजिए, जो देश में जो हालत बने उन्हें ठीक कर रहे हैं, हमें दिखता है। एक और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है और मोदी जी हाथ पकड़ के ऐसे चूमने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं है शेखों के किस प्रकार से हाथ चूम रहे हैं? ये क्या था ये आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि आपको तो ये पता है कि मोदी जी आपको
प्रतिमा खाते में कितना डालते हैं आपको ये पता है। आपको ये थोड़ी पता है कि ये क्या है। शेखों के हाथ चूमते हुए थोड़ी देखा होगा आपने, तो आंखों पे काली पट्टी बांध ली होगी, नहीं आंखों को बंद कर लिया होगा। इस प्रकार का ढोंग धतूरा देश में चलाना बंद करें और देश की मीडिया को तो सुप्रीम कोर्ट तक ने लताड़ लगा दी है। अगर अब भी आपको अकल और समझ ना आए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।